नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मोर्चे पर भारत को ज्यादातर भागीदार देशों के साथ घाटा उठाना पड़ रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत को अपने 10 सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार देशों में से 9 के साथ घाटा उठाना पड़ गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में आधिकारिक आंकड़ों के हवाले से बताया गया कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत को 10 में से 9 प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ घाटा उठाना पड़ गया। उनमें चीन, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया आदि शामिल हैं। एक और गंभीर बात ये पता चली है कि उनमें से कई देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा साल भर पहले की तुलना में बढ़ गया है। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने भारत के व्यापार घाटे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नए आंकड़ों से पता चलता है कि मोदी का मेक इन इंडिया भारतीयों को मूर्ख बनाने का एक और हथकंडा है। भारत का वर्तमान में हमारे शीर्ष व्यापारिक भागीदार देशों में से 10 में से 9 के साथ व्यापार घाटा बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि इन देशों से आयात का मूल्य भारत द्वारा इन देशों को किए गए निर्यात के मूल्य से अधिक है। दिलचस्प बात यह है कि चीन के साथ व्यापार घाटा सिर्फ एक साल में 1.8 अरब डॉलर बढ़ गया है। यानी सिर्फ एक साल में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 7 लाख करोड़ रुपए है। गलवान झड़प के बाद टिकटॉक पर बैन लगाकर मोदी जी ने फर्जी राष्ट्रवाद कार्ड खेला, लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि चीन से भारत के आयात और चीन को हमारे निर्यात के बीच एक साल में 7 लाख करोड़ रुपए का अंतर है। भारत की अर्थव्यवस्था मोदी और उनकी अक्षमता के कारण बर्बाद हो गई है। हमने जो कुछ देखा है वो नकली पीआर है, जबकि हकीकत में उद्योग बंद हो रहे हैं और नौकरियां गायब हो गई हैं। मोदी का चुनाव अभियान केवल मटन, मुस्लिम, मंदिर, मंगलसूत्र, मुजरा और ढेर सारे नफरत भरे भाषणों के बारे में है। मोदी में भारत की आर्थिक हालात के बारे में एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं है। कांग्रेस ने कहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का जंगल राज है। कांग्रेस ने कहा कि पहले बीजेपी के नेताओं ने एक दलित लड़की का यौन उत्पीड़न किया और फिर उसे धमकाते रहे कि ये बात किसी से मत कहना। डरी सहमी लड़की ने ये बात अपने परिवार को बताई और फिर तमाम मशक्कत के बाद एफआईआर हुई। इसके बाद बीजेपी के नेता दलित परिवार पर समझौते का दबाव बनाने लगे। जब समझौते के लिए परिवार राजी न हुआ तो लड़की के भाई की पीट कर हत्या कर दी। जब लड़की की मां बीच बचाव करने आई तो उसे निर्वस्त्र कर दिया। दलित लड़की के भाई की हत्या के बाद से बीजेपी नेता परिवार पर समझौते के लिए दबाव डाल रहे थे। इसे लेकर 3 दिन पहले समझौते के लिए लड़की के चाचा को बुलाया गया और वहां उनकी हत्या कर दी गई। अब खबर है कि दलित लड़की अपने चाचा की लाश को एम्बुलेंस में लेकर गाँव आ रही थी और रास्ते में एम्बुलेंस से गिरकर उसकी मौत हो गई। कांग्रेस ने कहा कि 1 साल के अंदर ही 2 हत्या और एक दलित लड़की की संदिग्ध मौत, जिसने बीजेपी नेताओं पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मोदी जी, आप तक ये खबर पहुंची क्या? आपके जंगल राज में सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बेटियों का उत्पीड़न हो रहा है और समझौता ना करने पर आपकी पार्टी के लोग हत्या करवा रहे हैं। आपने देश को बेटियों के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित बना दिया है और हर बार की तरह आप इस बार भी दरिंदों के साथ खड़े होंगे, ये देश जानता है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें लगता है कि भगवान ने उन्हें भेजा है। इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अगर सच में भगवान के जरिए भेजे जाने का दावा कर रहे हैं तो लोगों के लिए मंदिर बना देंगे। ममता ने कहा कि मगर शर्त ये रहेगी कि पीएम मोदी देश को परेशान करना बंद करना होगा। ममता ने कहा कि मगर शर्त ये रहेगी कि पीएम मोदी को देश को परेशान करना बंद करना होगा। बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ नाबालिग बेटी के साथ कथित यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली महिला की बेंगलुरु की निजी अस्पताल में मौत हो गई। 54 साल की ममता सिंह को सांस लेने में तकलीफ की वजह से अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 14 मार्च को ममता सिंह ने आरोप लगाया कि वो कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा के पास मदद मांगने गई थी और उन्होंने उनकी नाबालिग बेटी का कथित उत्पीड़न किया। राहुल गांधी ने बिहार में कहा कि मीडिया हमारा मित्र नहीं है। वो किसानों, गरीबों, मजदूरों, पिछड़ों और दलितों के मित्र नहीं है। वो अडानी और बड़े पूंजीपतियों के हैं। उन्होंने कहा कि जब भी मेरा या तेजस्वी जी का इंटरव्यू होता है या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो हमसे बेकार सवाल पूछते हैं और मोदी जी के इंटरव्यू में 4 चमचे बैठ जाते हैं और पूछते हैं आप आम कैसे खाते हैं। स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने केजरीवाल के पीए वैभव कुमार की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में सोमवार दोपहर सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब खबर यह है कि वैभव कुमार
जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर लोकसभा सीट पर जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4 जून को एनडीए की जीत निश्चित है और उसी दिन राहुल गांधी की टीम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और अपनी हार के लिए ईवीएम को दोष देना शुरू कर देगी। अमित शाह ने आगे कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ये समझने की जरूरत है कि इन भाई बहनों यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। 1 जून को जब लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान हो रहा होगा तो इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता बैठक कर आगे की रणनीतियां तय कर रहे होंगे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है। 4 जून को मतगणना से पहले आखिर इंडिया गठबंधन की यह बैठक क्यों है? क्या चुनाव की बाद की स्थिति के मद्देनजर बैठक हो रही है या फिर कुछ और वजह है? रिपोर्टों के अनुसार इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। कहा गया है कि ये बैठक चुनावों की समीक्षा करने और गठबंधन के भविष्य के कदमों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब चुनाव विशेषज्ञ बीजेपी को स्पष्ट बहुमत से दूर रहने की संभावना जता रहे हैं। 1 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर टीएमसी के एक नेता ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस 1 जून को इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल नहीं होगी। टीएमसी नेता ने कहा कि 7वें चरण में हमारे सामने एक महत्वपूर्ण चुनाव है। बंगाल में 9 सीटों पर मतदान हो रहा है जो किसी भी अन्य दिन से अधिक हैं। उस दिन कोलकाता और ग्रेटर कोलकाता की सभी सीटों पर मतदान होगा। ये टीएमसी के लिए बड़ा चुनावी दिन है। इसके अलावा यूपी, बिहार और पंजाब में भी वोटिंग होगी। दिल्ली जाना व्यावहारिक नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने परमात्मा वाली कहानी इसलिए निकाली है क्योंकि चुनाव के बाद जब ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अडानी जी के बारे में पूछेंगे तो मोदी जी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। बता दें पीएम मोदी बार बार कह रहे हैं कि उनका जन्म बायोलॉजिकल रूप से नहीं हुआ था बल्कि उन्हें भगवान ने एक मिशन को पूरा करने के लिए भेजा। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होनी है। इसी चरण में प्रधानमंत्री मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी में भी वोटिंग होनी है। उससे पहले इस सीट पर कांग्रेस भी अपना दमखम दिखाने वाली है। इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अपने गठबंधन साथी अखिलेश यादव के साथ कल मंगलवार को एक जनसभा करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लोकसभा चुनाव के बाद पंजाब में भगवंत मान सरकार को गिराने की धमकी देने का आरोप लगाया और दावा किया कि देश तानाशाही के अधीन है। बता दें शाह ने रविवार को लुधियाना में एक चुनावी रैली में लोगों से पंजाब में भाजपा के लोकसभा उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए कहा और कहा कि भाजपा की जीत के बाद भगवंत मान सरकार लंबे समय तक नहीं टिकेगी। सी वोटर के यशवंत देशमुख ने अब यूपी को लेकर कुछ ऐसा कहा है कि लोग उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। यशवंत देशमुख ने कहा है कि विपक्ष ने बहुत अच्छे टिकट बांट दिए जिससे मुकाबला तगड़ा हो गया। वहीं बीजेपी ने अपने टिकट वितरण में दुर्गति की, इसका खामियाजा हो सकता है कि उसे भुगतना पड़े। इसके अलावा और कोई कारण नहीं था कि चुनाव फंसा हुआ दिखता उत्तर प्रदेश में। पहले ऐसा नहीं लग रहा था कि चुनाव फंसेगा। लोग कह रहे हैं कि चुनाव स्टार्ट हुआ तो ये भी बीजेपी का बाजा फाड़ बहुमत दे रहे थे, अब पलट गए हैं और कह रहे हैं कि चुनाव फंस गया है। बता दें इसके अलावा CSDS के संजय कुमार तक बीजेपी को बहुमत में मुश्किल बता रहे हैं और एक्सिस में इंडिया के प्रदीप गुप्ता का कहना है कि चुनाव आखिरी ओवर तक जाएगा और बहुत दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से पूछा गया कि अगर गठबंधन की जीत होती है तो क्या राहुल गांधी को पीएम बनाया जाएगा। इस पर खड़गे ने कहा कि वो चुनाव के बाद गठबंधन के लोग तय करेंगे। हमने तय किया है कि गठबंधन का निर्णय ही सब पर लागू होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि उनकी पार्टी ने 5 चरणों में ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। गृह मंत्री शाह ने सीटों की संख्या से जुड़े सवाल पर कहा कि सरकार बनाने के लिए हमारे पास अंक 5वें चरण में ही पूरे हो चुके हैं। अगर अंतिम चरण को हटाकर देखें तो हम 300 और 310 के बीच हैं। हम आरामदायक स्थिति में हैं। इस बार हम 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड और 25 साल के शक्तिशाली सकारात्मक एजेंडे के साथ लोगों के पास गए हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को नागपुर लोकसभा सीट से हराने की कोशिश की। सांसद ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक कॉलम में लिखा कि गडकरी की हार तय करने के लिए नागपुर में मोदी, शाह और फडणवीस एक साथ आए और काफी कोशिश की। राउत ने आगे लिखा
कि फडणवीस ने गडकरी के लिए उसी वक्त प्रचार किया जब ये साफ हो गया कि केंद्रीय मंत्री गडकरी आसानी से हारने वाले नहीं हैं। राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया है। पीएम मोदी ने अपने एक चुनावी रैली में कहा था कि जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीनें लिखवाई, कान खोलकर सुन लो, उनके भी जेल जाने का वक्त आ गया है। जैसे ही हेलीकॉप्टर में चक्कर काटने का समय पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि पीएम मोदी को इतना डर हो गया है कि उनको लग रहा है कि वो बिहार से चुनाव हार रहे हैं। आप एक 34 साल के बिहारी को धमका रहे हो। आप क्या कहना चाह रहे हो कि तुम जो चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे? ये तो धमकाना हुआ। वो भी 75 साल के बुजुर्ग हैं हमारे पीएम मोदी, और 34 साल के बिहारी को, नौजवान को धमका रहे हैं कि जेल भेज देंगे। तेजस्वी यादव ने इसके आगे कहा कि ये बिहार है, झारखंड या दिल्ली नहीं है, एक बार हाथ लगाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने अपने स्वास्थ्य को वजह बताया है। उन्होंने गंभीर बीमारी के लक्षण बताते हुए इलाज के लिए समय मांगा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2014 में मोदी जी ने कहा कि वो देश के प्रधान सेवक हैं। 2019 में उन्होंने कहा कि वो चौकीदार हैं। अब 2024 में मोदी जी कह रहे हैं कि वो अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुए, बल्कि वो भगवान के अवतार हैं। उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि भगवान जगन्नाथ जी भी मोदी जी के भक्त हैं। क्या आरएसएस भी मानता है कि मोदी जी भगवान के अवतार हैं? आरएसएस अपना रुख साफ करे। गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट में गेमिंग जोन में भीषण आग लगने की घटना को मानव निर्मित आपदा करार देने के बाद अब राज्य सरकार को खरी खरी सुनाई है। अदालत ने कह दिया है कि उसे राज्य सरकार पर अब भरोसा नहीं रहा। राजकोट में एक वीडियो गेम जोन में आग लगने और 9 बच्चों सहित 28 लोगों की मौत की घटना को लेकर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, जब हाईकोर्ट को बताया गया कि 2 गेमिंग जोन अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र सहित जरूरी परमिट के बिना 24 महीने से अधिक समय से चल रहे हैं, तो अदालत ने कहा कि वो अब राज्य सरकार पर भरोसा नहीं कर सकती है। बता दें, गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी बीजेपी की सरकार है। राज्य में 2 दशकों से ज्यादा समय से बीजेपी की ही सरकार है। कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से सांसद और एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरे प्रज्वल रेवन्ना पर सेक्स स्कैंडल के आरोप लगे हैं। उनको लेकर देश छोड़ने तक के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच अब खुद प्रज्वल रेवन्ना ने एक वीडियो जारी कर ऐलान किया है कि वो खुद 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होंगे। प्रज्वल रेवन्ना ने वीडियो जारी कर अपने बयान में कहा है कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है और मैं डिप्रेशन में चला गया था। हासन में कुछ ताकतें मेरे खिलाफ काम कर रही हैं क्योंकि मैं राजनीतिक रूप से काफी आगे बढ़ गया हूं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी और यूट्यूबर ध्रुव राठी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मालीवाल ने ध्रुव राठी पर उनके खिलाफ एक तरफा वीडियो पोस्ट करने की बात कही। मालीवाल ने कहा कि मेरी पार्टी के नेताओं और स्वयंसेवकों ने मेरे खिलाफ चरित्र हनन, पीड़िता को शर्मिंदा करने और भावनाओं को भड़काने का अभियान चलाया है। इसके बाद मुझे बलात्कार और मौत की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा, ये तब और बढ़ गया जब यूट्यूबर ध्रुव राठी ने मेरे खिलाफ एक तरफा वीडियो पोस्ट किया। स्वाति मालीवाल के आरोप के बाद ध्रुव राठी ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ फर्जी आरोप हैं, ये रोजाना जान से मारने की धमकियां, अमानवीय अपमान, मुझे बदनाम करने के लिए कोऑर्डिनेटेड अभियान। उन्होंने कहा कि अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है। ध्रुव राठी ने कहा कि विडंबना ये है कि अपराधी पीड़ित होने का नाटक कर रही हैं। हर कोई जानता है कि इस सबके पीछे कौन है। वो मुझे चुप कराना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। एक ध्रुव राठी को चुप कराओगे तो 1000 नए खड़े हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा है कि वो पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी में रहूंगी क्योंकि ये 2 या 3 लोगों की नहीं है, मैंने इसे अपना पसीना और खून भी दिया है। पुणे पोस्ट कार हादसे में पुलिस ने सोमवार को कई नई जानकारियां मीडिया के सामने रखी हैं। 19 मई को हुई इस घटना में नाबालिग आरोपी ने अपनी पोस्ट कार से 2 बाइक सवार लोगों को टक्कर मारी थी, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने दावा किया कि ससून जनरल अस्पताल में डॉक्टरों ने नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल को बदल दिया था। उन्होंने कहा कि कल शाम को हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट मिली है, उससे यह पता चला है कि ससून अस्पताल में डॉक्टर ने जिस सैंपल को सील कर फॉरेंसिक को भेजा था, असल में वो सैंपल नाबालिग अभियुक्त का नहीं था। विज्ञापन पर रोक के मामले में बीजेपी को सोमवार को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल बीजेपी की याचिका सुनने से मना कर दिया और कलकत्ता हाईकोर्ट में बात रखने की सलाह दी।
कोर्ट ने कहा कि विज्ञापन पहली नजर में अपमानजनक लगते हैं। अभी जब हाई कोर्ट में सुनवाई लंबित है तो आप वहां अपनी बात रखिए। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद बीजेपी ने अपनी याचिका वापस ले ली है। दरअसल बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ अपने विज्ञापन पर कलकत्ता हाईकोर्ट की रोक को चुनौती दी थी। बीजेपी का कहना था कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने बिना उसका पक्ष सुने एक तरफा आदेश दे दिया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।